स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में फिर हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों इससे पहले 2-3 वीडियो आपको अपलोड किया गया है जो कि ब्रेन की भाषा में यानी कि इमेज के रूप में आपको पढ़ाया गया है। और दोस्तों आप लोग ने कमेंट करके भी बताया है कि अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग बता रहे हैं कि 50 में से 45-46 एक बार में ही याद हो जा रहा है। तो उसको आप रिवीजन कीजिए, 1 से 2 बार रिवीजन करने के बाद वो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। फिर हम उसी पैटर्न पे लेकर के आए हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब जो क्वेश्चन है रुक्मणी गाइड से लिया गया है, तो आप इसको रुक्मणी गाइड से भी मिला सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों इसमें सभी प्रश्न से कोशिश करेंगे कि आपको इमेज निकाल करके दिया जाए, लेकिन जो लगे कि ऐसा ही सिंपली याद हो जाएगा, चाहे जो आपको याद है इजी है उसमें हम इमेज नहीं निकालेंगे, लेकिन जो टफ है जिसमें आप में को कन्फ्यूज़न होता है उससे हम इमेज निकाल करके आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो पहला प्रश्न को देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। लकड़ी है, आपका गोबर है, कोयला है, ये सब बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तब देखिए इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अब कैसे इसको याद करेंगे? देखिए प्रथम रेल टर्मिनस जब भी आप बनाइएगा तो किसके लिए बनाइएगा? छात्र के लिए ना, क्योंकि देश का भविष्य कौन है? छात्र है। तो हम इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो छत्रपति शिवाजी। छात्र से छत्रपति आपको इमेज बन के आएगा, तो छत्रपति शिवाजी कौन सा है टर्मिनस? पहला है रेल टर्मिनस भारत का। 3 नंबर प्रश्न को देखिए कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? तो यूरेनियम का हम लोग करते हैं। यूरेनियम से हमको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग परमाणु ऊर्जा के तौर पर उसको हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा है? यानी कि वनों को वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक। अब देखिए आप वन को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? फिजिकली देखते हैं, उसको छू कर कभी आप फिजिकली उसको टच करते हैं, ठीक है? तो फिजिकली हुआ मतलब कि भौतिक हुआ। तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो भौतिक मानचित्र है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। आप जानते हैं कि केरल जो है भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। अब बताइए राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, या कौन कह सकता है? कोई धर्मात्मा, कोई महात्मा ही आदमी ही कह सकता है ना। तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, या कौन कहा? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा से आपको याद आएगा महात्मा, यानी कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, यह बात कौन कह सकता है? महात्मा कह सकता है। महात्मा से हमारा क्या आएगा? महात्मा गांधी। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन है राजमार्ग है, ठीक है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है ना, रोड वगैरह जो भी आता है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन है। 8 नंबर प्रश्न को देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य सभी विकसित देश हैं। आप ऑप्शन को देखिए। इसमें पहला हम दिया फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत। ये तो इतना 4 जो है देश आपका विकसित है, लेकिन भारत क्या विकसित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। बी में देखिए श्रीलंका भी विकसित नहीं है, विकासशील है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। 5वां में देखिए फिर भारत पाकिस्तान का, ये भी नहीं होगा। ये डी ऑप्शन देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यह विकसित है। रूस भी विकसित है। यूके यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, इंग्लैंड,
वो भी विकसित है, फ्रांस भी विकसित है, चीन भी विकसित है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं तो कितने हैं? 5। संयुक्त राज्य अमेरिका 1 हो गया, रूस 2 हो गया, यूके 3 हो गया, फ्रांस 4 हो गया, चीन 5 हो गया। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, यानी कि पहला राज्य कौन है जो जीएसटी लागू किया। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो ये कौन किया? तो असम किया। असम से औसम हमारा आता है, एक आपको बताए थे कि असम से हमारा एक इमेज औसम आता है, यानी कि जीएसटी लागू किया। और कोई बोलता है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो अरे औसम, असम है, औसम है, औसम है, मतलब जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? औसम। औसम से असम आएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, यानी हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो मुंशी जी हैं, मुंशी जी हैं, मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है कार्ल मार्क्स। इसको कैसे देखते हैं? दास, दास आप जानते हैं ना, गुलाम को दास बोलते हैं। तो क्या आप इमेजिन कीजिए कि गुलाम को हम लोग क्या, वो लोग पहले क्या करता था? काला दाग लगाता था। कार्ल, कार्ल से काला, और मार्क्स से, मार्क्स मतलब होता है चिन्ह लगाना, ठीक है, मार्क्स मतलब चिन्ह होता है। तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन हो गया? कार्ल मार्क्स। इसको रिलेट कर लिए, एक बार फिर से देख लीजिए। दास लोग होते थे तो उसको क्या क्या करता था? काला, उस पर मार्क्स लगा दिया जाता था, काला मार्क्स लगा दिया जाता था। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित कौन सा किताब है? दास कैपिटल्स। अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल जो है किसका उदाहरण है? तो परिजीवी का, क्योंकि वह दूसरे पर डिपेंड करता है। अमर बेल क्या है? दूसरे पर डिपेंड करता है, तो परिजीवी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? अब ज़्यादा वसा खाइएगा तो मोटा जाइएगा, क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। वसीय पदार्थ, घी ज़्यादा खाइएगा, डालडा ज़्यादा खाइएगा, तेल ज़्यादा खाइएगा, जो कि फैटी पदार्थ है, वसीय पदार्थ है, तो उसको खाने से क्या होगा? मोटापा बढ़ता है, तो इसलिए मोटापा हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, तीन ओर घिरे तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में शिवजी रहते हैं। कौन रहते हैं? शिवजी। तो शिवजी से क्या हो गया? शिवालिक। यानी कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार, अभी जो प्रमाण मिला है उसके अनुसार, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ? सर्वप्रथम किस जीव का? तो अब आपको पता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर मत्स्य अवतार हुआ था। तो मत्स्य मतलब क्या हुआ? मछली में रहने वाला, नहीं, जलीय जीव। यानी कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? तो जलीय जीव। दोस्तों इस तरह से रिलेट कर दे रहे हैं ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप इसको फिर म्यूट करके आप देख सकते हैं कितना आपको याद हुआ। नेक्स्ट देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि लाइफ चक्र, उसका लाइफ चक्र चलाने के लिए क्या जरूरत है? तो पुष्प। पुष्प इसलिए जरूरत है कि पुष्प होगा तो उसमें बीज होगा, फिर वो बीज से फिर पौधा निकलेगा, फिर वो उसमें पुष्प आएगा, फिर उसमें बीज बनेगा और फिर पौधा बनेगा, यानी उसका जीवन चक्र चलता रहेगा। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। पुष्प मतलब उसका फूल। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन भी हमेशा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है, वसा को पचाने वाला। अब देखिए, वसा को अगर पचाना है ना, इमेजिन कीजिए कि वसा को पचाना है तो आपको लाई खाना होगा। क्या खाना होगा? लाई। तो लाई से क्या हो जाएगा? लाइपेज। यानी कि कौन सा है इसमें जो कि वसा पाचक एंजाइम है? तो वसा को पचाना है तो लाई खाना है, तो लाई से क्या बनेगा? लाइपेज। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आप जानते हैं कि डॉल्फिन जो है स्तनी में होता है, मतलब वो बच्चे को दूध पिलाती है। तो डॉल्फिन जो मछली है वह क्या है? स्तनधारी होती है। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। 21 नंबर प्रश्न को देखिए,
जूते हुए खेत माने जोता हुआ खेत, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो देखिए जूता हुआ खेत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन। कि कालीबंगन, कालीबंगन से एक इमेज निकालिए, क्या निकल गया? बगान आ रहा है, बंगन बगान, ठीक है। तो बंगन यानी कि बगान। तो जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो बंगन, बगान याद आ जाएगा, तब बंगन यानी कालीबंगन से। आप ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं कि जूते हुए खेत, तो काली बैगन भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप इमेज भी निकाल सकते हैं कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो काली बैगन। काली बैगन को खेती करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? खेत को जोतते हैं। इस तरह से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उससे आप रिलेट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली का आपने नाम सुना होगा, तब कह रहा भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आप इमेजिन कीजिए कि आप हिमाचल प्रदेश गए हैं, वहाँ बहुत ठंड गिरती है, बर्फ़ गिरती है, तो आप कुल्लू घाटी गए हैं, तो आप कुल्लू घाटी में गए ना, तो आप टोपी ले जाना भूल गए थे, तो आपको वहाँ टोपी बिक रहा था, तो टोपी मिल रहा था पहनने के लिए। तो वो टोपी किस शेप का था? तो सेब शेप का था, उसमें एप्पल का जैसा टोपी बना हुआ था, ठीक है। तो भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की खेती के लिए। दोस्तों ब्रेन का जो लैंग्वेज होता है वह इमेज होता है। आपको हम इमेज में दे रहे हैं, आपको याद रहेगा। कुल्लू घाटी का जैसे ही याद आएगा तो सेब का आपका टोपी बन करके आएगा, तो उससे आप पकड़ सकते हैं कि सेब की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि बेकार था, ठीक है, बेकार था इसलिए उसको नहीं किया गया। बेकार से क्या आ जाएगा? बोकारो। तो फिर से इसको एक बार देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? नहीं की गई थी क्यों? क्योंकि वो बेकार था। बेकार से बोकारो। तो कौन कौन सा किया गया था? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला किया गया था, बोकारो नहीं किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? देखिए बिहार में बाढ़ आता है, यानी कि जल का जमाव रहता है। बाढ़ आता है ना, जल, तो जल से जलोढ़ मिट्टी बन जाएगा। तो बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। क्यों क्यों पाई जाती है? आपको हम जोड़ दिए कि बिहार में जल का जमाव रहता है, बाढ़ आता है, तो जल से क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? धीमी वृद्धि जो होता है ना, वह प्रोटीन, सॉरी हाँ, प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। अगर प्रोटीन का कमी रहेगा शरीर में तो सबसे धीमी वृद्धि होगा। आप जानते हैं ना कि कहता है कि दाल पियो, दाल पियोगे तो तुम ज़्यादा लंबे होगे, शरीर का विकास करेगा। क्यों? दाल में प्रोटीन पाया जाता है। तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन, प्रोटीन की कमी हो जाएगा शरीर में, तो आपका शरीर का विकास नहीं होगा, धीमी वृद्धि होगा। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, रक्त का जब जो प्रेशर होता है अंदर में, जो हमारा नस में जो ब्लड चलता है भेन में, तो उसका जो प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगर उससे कम रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब उसको दबा देगा, और ज़्यादा होगा तब फट जाएगा, इसलिए बराबर रहता है। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर में, यकृत में। यकृत में जो है मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रहण होता है। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? आपको पता है, इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। अब अगर इसको रिलेट करना चाहते हैं तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि मंगलवार को बजरंगबली का जन्म हुआ था, बजरंगबली पर कैसा सिंदूर लगाया जाता है? लाल सिंदूर लगाया जाता है। तो इससे हम मंगल से बजरंगबली को जोड़ सकते हैं। तो किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। अब इसको रिलेट करते हैं कि बिहारी लोग सेवा बहुत करते हैं। देखिए अब
कोलकाता में भी बिहारी लोग बहुत होते हैं, मुंबई में भी। ये सब बड़े बड़े महानगर को बसाने में बिहारी का सेवा का भाव रहा है, बहुत सेवा किया है। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होगा? सेवा क्षेत्र का। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रथम थर्मामीटर, क्या कह रहा है? प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन है? आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में किसी को फीवर लगा है, बुखार लगा है, आप थर्मामीटर लाने के लिए बाजार गए हैं या कुछ लाने के लिए बाजार गए हैं, तो आपकी माँ फ़ोन करके बोलती है कि ले लियो, ले लियो थर्मामीटर, ले लियो। ले लियो से गैलीलियो, ले लियो से गैलीलियो, यानी कि प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन है? गैलीलियो। अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विराम अवस्था में जो उसका संवेग था, ठीक है, विराम अवस्था में उसका किस संवेग था? 0, और उसके बाद वह जो फट गया तो उसका भी संवेग को अगर हम जोड़ते हैं तो वो जो भी संवेग जुटेगा तो उसका भी संवेग और पहले का संवेग दोनों बराबर होता है। यह आपका एक फार्मूला कहिए या नियम कहिए कि विराम अवस्था में जो संवेग रहेगा वह जो उसमें अगर कोई चेंजिंग आता है तो वो संवेग का योग जो होगा विराम अवस्था में संवेग के बराबर होगा। तो विराम में 0 है तो फिर वो जब फट गया तो फिर उसको जोड़ेंगे तो फिर वह 0 हो जाएगा, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे है? तो कौन सा बल है जो प्रत्येक स्थान पे है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण हर एक जगह विद्यमान है। नेक्स्ट देखिए, आप इसको पता है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1775 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ? तो पोलैंड पे हिटलर ने क्या किया था? आक्रमण कर दिया था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसका सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। अब इसको रिलेट करते हैं, संयुक्त राष्ट्र में क्या है? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? यानी संयुक्त राष्ट्र जो बना तो उसमें क्या बताया गया कि भाई कोई देश किसी पर सैन्य आक्रमण नहीं कर सकता है, ठीक है, इसी के लिए उसको देखभाल के लिए कि कोई देश ऐसा ना करे, उसे संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। तो संयुक्त मतलब कि सैन्य आक्रमण ना करे, तो सैन्य से क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत से नहीं गुजरती है, अरब से नहीं गुजरती है, चीन से भी नहीं गुजरती है, किससे गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपको पता है कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो ओजोन गैस जो है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। सूर्य से जो आता है किरण उसमें ओजोन किरण भी रहती है, पराबैंगनी किरण रहती है, तो उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? तो ओजोन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? यानी कि दिल्ली और कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा NH2। अब इसको कैसे रिलेट करते हैं आप देख लीजिए, पहले हमारा भारत का राजधानी कोलकाता था, अब क्या हो गया है? दिल्ली हो गया है। यानी कि हमारा इंडिया का 2 राजधानी था ना, एक दिल्ली एक कोलकाता, 2 राजधानी था, तो भाई उसको जोड़ने के लिए भी नेशनल हाईवे 2 ही होना चाहिए। 2 राजधानी था इसलिए नेशनल हाईवे 2 NH2 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से जोड़ करके आपको पढ़ने से आपको दिमाग पर लोड भी नहीं पड़ेगा और याद अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय है। यानी कि मानव जनित यानी मानव पे जो आपदा आता है उसको प्रभाव को कम करने का है क्या? जागरूकता। तो कौन सा जागरूकता? सामूहिक जागरूकता पर ध्यान देना। यानी सभी को समझाइए कि अगर
भूकंप आता है तो किस तरह से उसे बचना चाहिए, या कोई और प्राकृतिक आपदा आता है तो किस तरह से बचना चाहिए, यानी सामुदायिक जागरूकता फैलाना है। 42वां प्रश्न को देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो ये आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बैठक वो बुला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब क्या होता है कि वैसा प्रश्न जो मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाता है। तारांकित प्रश्न मतलब वैसा प्रश्न जिसको मौखिक पूछते हैं और उसका जवाब भी मौखिक मिलता है और वो भी तुरंत मिलता है, ठीक है। और अगर अतारांकित प्रश्न होता है तो वह लिखित रूप से पूछा जाता है और अतारांकित प्रश्न का उत्तर भी लिखित दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे कि तारांकित प्रश्न मतलब आप कहता है कि आपसे पूछा और उसके बाद तुरंत आपको जवाब देना है, भर्बली देना है, भर्बली क्वेश्चन भर्बली रिप्लाई। तो अब सोचिए कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है भर्बली और सोचने का भी टाइम नहीं देता है तो आप जवाब दीजिएगा ना, तो वो कैसा होगा, 20 के जैसा होगा। मतलब कि उसमें आप कॉमन सेंस भी नहीं लगाएं, ऐसे ही दे दिए 20, तो 20 से क्या हो जाएगा 20, 20 से 20, यानी किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। आप जानते हैं कि प्रेस और समाचार पत्र के लिए चौथी सत्ता का होता है। तो 3 सत्ता और कौन कौन है, एक कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और एक विधायिका है। और चौथी सत्ता कौन सा है, प्रेस और समाचार पत्र। 45वां प्रश्न को देखिए, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। वहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और प्लस एनर्जी भी उससे निकलता है, ठीक है। तो सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता होती है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 46वां प्रश्न को देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। आप गेस कीजिए और इसका गेस करके आप कमेंट में बताइएगा कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। इसका हम जवाब नहीं बताएंगे, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्नलिखित में से कैसे पहुंचती है। कोई पेड़ है उसको अधिकतम हानि कब होगा, जब उसको चमड़ा को यानी उसकी छाल को छील दीजिएगा, उसकी छाल का नाश कर दीजिएगा ना, तो सबसे ज़्यादा उसको हानि होगा। अगर उसका पत्ती टूट जाए, ठीक है, उसकी पत्ती से आधी नाश हो जाए, पत्ती का आंधी से अगर नाश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्तियों का नाश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी शाखा का नाश हो जाए और उसकी आधी शाखा को आप काट देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी छाल को छील देते हैं, नाश कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा वृक्ष को हानि होता है उसकी छाल का नाश करने से। 49वां प्रश्न को देखिए, रक्तदाब ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं नियंत्रण कौन करता है, कौन सा ग्रंथि करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि रक्त जो हमारा वेसल्स में यानी उसमें नस में जो बहता है उसमें हम नल लगा दिए, नल लगा कर उसको हम कंट्रोल कर देते हैं, नल से आ जाएगा एड्रीनल, यानी कि रक्त दाब को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगा दिए हैं, नल लगा दिए हैं कि अगर प्रेशर बढ़ गया तो खोल दो और कम गया तो बंद कर दो। तो रक्त दाब का नियंत्रण कैसे करते हैं, नल के द्वारा, तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। 50वां प्रश्न को देखिए, रक्तचाप वही ब्लड प्रेशर निम्नलिखित में से किस में उच्च रहता है। तो अब देखिए सिराए में रहता है, सिराए मतलब वही आपका नस जिसको बोलते हैं। तो रक्तचाप निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है, तो सिराए में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।